दो जबरदस्त दिखने वाली लड़कियां तेजी से गाड़ी चलाते हुए एक सेकंड हैंड कार शोरूम पर पहुंची। वहां एक सुनहरे बालों वाला लड़का उनका इंतजार कर रहा था। लड़कियां जैसे ही उतरी वो उन्हें एक पुरानी मर्सिडीज दिखाने अंदर ले गया। ये गाड़ी पहले से ही बातचीत में थी। लड़कियां भले ही मासूम लग रही थी, लेकिन असल में उनके दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा था। सफेद ब्लेजर वाली लड़की ने पूछा कि इतनी नई गाड़ी इतनी सस्ती कैसे मिल रही है। फूलों वाली ड्रेस वाली लड़की ने पूछा कहीं इसे रिफर्बिश तो नहीं किया गया। लड़कियों ने जोर देकर पूछा तो उसने बताया कि गाड़ी किसी सीक्रेट ऑक्शन से खरीदी गई थी। अंदर से तो गाड़ी एकदम टिप-टॉप लग रही थी। दोनों ने फाइनल प्राइस तय की और वहीं कैश पेमेंट कर दिया। लड़के की आंखें तो बस पैसों पर अटक गई, लेकिन जैसे ही सफेद ब्लेजर वाली ने गाड़ी स्टार्ट की वो स्टार्ट ही नहीं हुई। लड़के ने तुरंत बैकफुट लिया और उन्हें कोई और गाड़ी देखने की बात करने लगा, लेकिन लड़की ने उसकी पोल खोल दी। असल में ये लोग एक बढ़िया गाड़ी दिखाकर डील पक्की करवा रहे थे, फिर उसे खराब दिखाकर दूसरी गाड़ी बेचते थे। अगर ग्राहक मना कर दे तो एडवांस भी वापस नहीं करते थे। हंसते देख लड़के ने गुस्से में दो हटे-कटे गुंडों को बुला लिया। उधर शोरूम के अंदर डीलर मालिक अपने स्टाफ के साथ पिज्जा खाने वाला था। तभी यान हो नाम का इंश्योरेंस एजेंट आ गया। मालिक ने मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसकी काली बीन्स वाली नूडल्स ठंडी हो रही थी। बाहर सुनहरा लड़का बहुत खुश था कि अब लड़कियों से बदला लेगा, लेकिन जैसे ही गुंडे आगे बढ़े उल्टा खुद ही भर लिए गए। असल में ये चारों एक ही टीम के थे। फिर पूरी टीम मालिक के ऑफिस में घुस गई और बोली हम हैं TCI, कार फ्रॉड और ट्रैफिक क्राइम पकड़ने वाले। TCI की बात खत्म होते ही मालिक ने अपने बंदों से कहा पकड़ो इन लड़कियों को, लेकिन मीन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपना विग हटाया और उड़ते हुए बॉस के मुंह पर किक मार दी। फूलों वाली ड्रेस में जॉन्ग भी किसी से कम नहीं थी। उसने चक्कर काटे और गुंडों को धूल चटा दी। बॉस ने देखा उसके बंदे पिट रहे हैं तो वो टेबल के नीचे से भागने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा चीफ जॉन्ग ने उसे पकड़ लिया। मीन ने बाकी गुंडों को खत्म किया और इंश्योरेंस वाले को मुक्का मार दिया। इंश्योरेंस और एबी इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, बाकी स्टाफ को हथकड़ी कैसे पहनते हैं ये सिखा रहा था। सब इतने सीधे थे कि TCI ने झटपट सबको काबू में कर लिया, लेकिन तभी मालिक और गुंडे अधम के। चीफ जॉन्ग ने हवा में गोली चलाई और सब डर के मारे हाथ उठाकर खुद को पकड़वा बैठे। फिर असली पुलिस आई और सारे बदमाशों को पकड़ कर ले गई। मीडिया ने चीफ जॉन्ग की टीम को घेर लिया, जबकि असली काम TCI ने किया था। सबको बुरा लगा, लेकिन फिर एक रिपोर्टर ने कहा कि TCI पर आर्टिकल लिखेगा। TCI खुश हो गई और फोटो खिंचवाई। थाने में मालिक को बाहर फर्श पर बैठाया गया ताकि वो अंदर गंदगी न फैलाए। सुनहरा लड़का सोच रहा था कि सबसे पहले उसी से पूछताछ होगी, लेकिन इंश्योरेंस वाला पहले अंदर गया, जिससे वो जल भुन गया। यान हो ने अपना इंश्योरेंस अफसर वाला ID दिखाया। मीन को बुरा लगा कि उसने उसे गिरफ्तार कर लिया था, तो तुरंत उसकी हथकड़ी खोल दी। फिर यान हो ने उसे एक फाइल दी, एक ऐसे सीरियल किलर का केस जो गाड़ी से मर्डर करता था। एबी कहा उसने कहा तुमने मेरी दी हुई रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। मीन ने फौरन फाइल पलटनी शुरू की। उसमें उसकी दादी की एक्सीडेंट रिपोर्ट थी। आरोपी का नाम था HU, जिसने अब तक 4 बुजुर्गों को गाड़ी से टक्कर मारी थी। 3 मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल। हर बार उसने गरीब बनकर माफी ले ली और फैमिली को थोड़ा मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर लिया, लेकिन खुद मोटी इंश्योरेंस सड़क में ले ली, इसलिए कंपनी उसी तहकीकात कर रही थी। यह सब सुनते ही चीफ जॉन गुस्से में आ गया। उसने टीम को सबूत इकट्ठा करने कहा। मीन और वो बुजुर्गम हिलाता गए जो कि सीधे बच गई थी। उसका बेटा तो अपनी मां से चिढ़ा हुआ था, बोला गलती मां की थी, लाइन मार्किंग नहीं देखी। उसने सिर्फ 4 लाख लेकर केस बंद कर दिया। दूसरी ओर यान हो उस पहले पीड़ित की फैमिली से मिलने गया, लेकिन उनकी भांजी को तो अपनी आंटी की मौत से खास फर्क नहीं। लड़की ने बताया कि उसकी आंटी ने पहले उसकी बेटी को चोट पहुंचाई थी, इसलिए जब वो मरी तो उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने थोड़ा सा मुआवजा लिया और ड्राइवर को जाने दिया। मीन और चीफ जब दूसरे पीड़ित की फैमिली के पास पहुंचे तो यान हो पहले से वहां था। उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि पीड़ित का बेटा दूर किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसने कहा सड़क बहुत संकरी थी, इसलिए मां का एक्सीडेंट हो गया। हम गरीब हैं, इसलिए केस नहीं किया। अब तक मीन और यान हो दोनों समझ चुके थे कि ड्राइवर सबकी हमदर्दी का फायदा उठाकर हर बार बच निकलता था। जब मीन और चीफ उस ड्राइवर से मिलने पहुंचे तो वो बहुत परेशान और दुखी दिखा। चीफ जॉन ने कहा 2 साल में 4 लोगों को टक्कर, इतनी बार गलती कोई कैसे कर सकता है? उसने कांपते हुए कहा पता नहीं, जैसे कोई भूत सवार हो। यान हो पास बैठा ये सब सुन रहा था। उसी रात वो मीन की दादी के एक्सीडेंट वाली जगह जांच करने गया। वहाँ पहुँचते ही एक कार ने उसे टक्कर मारने ही वाली थी। तभी उसे समझ आया कि मीन की दादी सड़क के किनारे कुछ कागज उठा रही थी और उस वक्त ड्राइवर ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। यान हो ने मीन को USB दी जिसमें उस ड्राइवर और इंश्योरेंस डील की रिकॉर्डिंग थी। उसने कहा इसी पुरानी कार डील के जरिए इसकी तहकीकात करो। मीन तुरंत थाने लौटी और टीम को ओवर टाइम पर लगा दिया। रिकॉर्डिंग सुनकर उन्हें पता चला कि ड्राइवर ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं बल्कि एक्सीडेंट के बाद तुरंत मिलने वाला इंश्योरेंस लिया था। वो जानबूझकर सेकंड हैंड कारें खरीदा था ताकि सबूत न मिले। TCI टीम ने उस पुराने कार डीलर को लजीज खाना खिलाकर अपने साथ मिला लिया और कहा उस ह्यू को दुकान में बुला। जैसे ही उसे ह्यू की फोटो दिखाई उसने पहचान लिया, वो तो अक्सर आ रहा है सबसे सस्ती कार
कार लेने। मीन ने बीफ स्टू से उसको मना लिया। प्लान ये था कि कार में सीक्रेट कैमरा और ट्रैकर लगाकर सबूत इकट्ठा करे, लेकिन चीफ जोंग ने मना किया क्योंकि वो गैर कानूनी था। मीन ने कहा, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। चीफ को ड्राइवर की पुलिस से घृणा वाली शक्ल याद आ गई और उसने मदद करने का फैसला किया। TCI ने डीलर का फोन वापस लिया। ह्यू ने फिर से कॉल किया और कार खरीदने की बात की। अगले दिन दोनों पार्किंग लॉट में मिले। डीलर ने गाड़ी पहले से तैयार कर रही थी। ह्यू वही डील फाइनल करना चाहता था, लेकिन डीलर ने कहा, कहीं और चलते हैं पेपर साइन करने। इसी बीच वू और जॉन्ग ने गाड़ी में कैमरा और GPS इंस्टॉल कर दिया। अब TCI को हत्यारे की लाइव लोकेशन मिल रही थी। उधर इंश्योरेंस ऑफिस में यान हो को उसका साथी एक कोने में ले गया और बोला, ह्यू के केस से दूर रहे। वो और ड्राइवर दोनों मिलकर पैसे बांट रहे हैं। यहाँ तक कि कंपनी की प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल है। वो अरबों कमा रही है, कुछ लाख का उससे फर्क नहीं। फिर भी यान हो ने सबूत ऊपरी अफसरों को दे दिए। प्रेसिडेंट ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वापस TCI की टीम ने ह्यू का पीछा किया। उन्होंने देखा उसका अगला निशाना एक 81 साल की बुजुर्ग महिला थी जो अकेली रहती थी और अक्सर सड़क पर चलती थी। ह्यू उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एक दिन पहले ही उसे खबर मिली कि डीलर पुलिस के कंट्रोल में है। उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है, इसलिए उस महिला को छोड़ दिया और अब पुलिस से बदला लेने की सोचने लगा। अगले दिन मीन ने देखा कि GPS कुछ अजीब तरीके से मूव कर रहा है, तो वो तुरंत पीछे गई। लेकिन जब गाड़ी पकड़ी तो उसमें कोई और ड्राइवर था। वो बोला, मैंने ये गाड़ी थोड़ी देर पहले खरीदी है। मीन परेशान हो गई कि अब ह्यू हाथ से निकल गया। उसी रात ह्यू ने डीलर को कॉल किया और रूफटॉप पार्किंग में मिलने को कहा। तभी यान हो अपनी गाड़ी से आया और ह्यू को रोकने की कोशिश की। टक्कर हो गई। यान हो बेहोश हो गया। इस टक्कर ने उसे उस पुरानी लड़की के एक्सीडेंट की याद दिला दी। तभी एक हाथ ने उसे होश में लाया। वो ह्यू था। उसने यान हो का वॉलेट चेक किया, देखा कि वो इंश्योरेंस कंपनी से है और उसी ने रिपोर्ट दी थी। उसने यान हो के चेहरे पर पैर रखकर धमकाया, जहाँ जरूरत न हो वहाँ मटांग करा। लेकिन यान हो फिर भी चुप नहीं हुआ। ह्यू गुस्से में और ज्यादा जोर से चेहरे पर पैर मारने लगा, लेकिन उसी वक्त मीन आ गई और उसे धक्का दे पीछे किया। ह्यू ने चाकू निकाला और मीन पर झपटा, लेकिन मीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। थाने में ह्यू बोला, जो हुआ वो बस बहस थी, एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं थे। अगर मीन ने मेरी जासूसी की तो मैं केस कर दूंगा कि उसने गैर कानूनी तरीके से कैमरे लगाए। वहाँ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को 80 घंटे में उसे छोड़ना पड़ा। उधर यान हो फिर से कंपनी गया, जहाँ बॉस ने साफ कह दिया, अब इस केस में हाथ मत डालना, क्योंकि उसे भी इस धंधे से फायदा मिल रहा था। उधर TCI की दोनों लड़कियां उस बंदे के पास पहुंची जिससे ह्यू ने गाड़ी बेची थी ताकि GPS वापस लिया जा सके। बंदे ने बताया कि ह्यू ने उसका फोन लेकर कॉल किया था, लेकिन फिर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी तो उसे कुछ पता नहीं चला। ये बात सुनकर चीफ जोंग सोच में पड़ गया। ह्यू GPS और कैमरा वहीं छोड़ गया था, जबकि वो इन्हीं चीजों को सबूत बनाकर मीन पर गैर कानूनी जांच का केस कर सकता था। फिर भी उसने कुछ नहीं किया। क्यों? वो सोच ही रहे थे कि तभी खबर मिली। चीफ अपना इस्तीफा देना चाहता है। उसका उसूल था, अगर केस हल कर पाऊं तो अपनी बैज दांव पर लगाऊंगा। यही वो प्रेशर था जो वो खुद और अपनी टीम पर डालता था। फिर ह्यू की ड्राइविंग हिस्ट्री से पता चला कि वो काफी देर तक एक पेट्रोल पंप पर रुका था। मीन तुरंत वहां पहुंची और कर्मचारी से पूछताछ की। उसने फोटो देकर पहचाना, हाँ, इसी ने मेरा फोन लिया था और कॉल करने के बाद सब डिलीट कर दिया था। यानी ह्यू किसी छुपे हुए आदमी से कांटेक्ट में था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने पर पता चला कि कोई उसके बगल में बैठा था जो उसे बता रहा था कि कौन सा इंश्योरेंस लेना है। तभी यान हो ने मीन को कॉल करके बताया, मेरी बॉस ही ह्यू को बचा रही है, मुझे शक है वही असली मास्टरमाइंड है। फिर उसने बताया कि एक और पीड़ित है, लेकिन अभी नाम नहीं बता सका। कॉल काटकर वो चला गया G-Man से मिलने। वो तीसरे पीड़ित का बेटा था। असल में उसी ने अपनी माँ की जान ली थी, क्योंकि उसे इंश्योरेंस का पैसा चाहिए था। पैसे की लालच में वो ह्यू से मिल गया और मिलकर माँ की जान ली। यान हो की बॉस को सब पता था, लेकिन G-Man ने उससे भी हिस्सा देने का वादा किया था, इसलिए वो चुप रही। यान हो को G-Man की पैसों की ट्रांसफर का भी सबूत मिल गया था। ये देखकर G-Man घबरा गया और यान हो का फोन तोड़ डाला। उधर पुलिस स्टेशन में वू ने भी पता लगा लिया कि ह्यू ने जिस नंबर से कॉल की थी वो G-Man का ही था। पूरी टीम G-Man की दुकान पहुंची। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फोन भी तोड़ दिया ताकि TCI से संपर्क न हो सके। आखिरकार G-Man ने कबूल किया कि वो और ह्यू मिलकर 4 बुजुर्गों के साथ एक्सीडेंट कर चुके हैं। फिर ह्यू ने G-Man की मांग को ही मार डाला था कि कोई भी उस पर शक न करे। वो इंश्योरेंस के पैसों से बिजनेस खोलना चाहता था, लेकिन अभियान होने सब पता लगा लिया। G-Man को लगा कि अब तो वही मरेगा, तो उसने दुकान में आग लगाने की प्लानिंग की। दोनों के बीच लाइटर को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन यान हो किसी तरह बच निकला। G-Man खुद जलते हुए पकड़ा गया। TCI वहां पहुंची और आग बुझाई। यान हो ने मीन को G-Man का कबूलनामे की रिकॉर्डिंग दे दी और चुपचाप चला गया। मीन और चीफ हॉस्पिटल पहुंचे, जहां G-Man पूरे बदन पर पट्टियों से लिपटा पड़ा था। वो फिर से किसी और पर इल्जाम डालने की कोशिश करने लगा। मीन ने रिकॉर्डिंग चला दी। अब उसके पास झूठ बोलने का कोई मौका नहीं बचा था। अब उसकी इंश्योरेंस मनी जब्त होगी, हॉस्पिटल का बिल खुद देना पड़ेगा और मर्डर के केस में जेल भी होगी। जो उसके जैसे धोखेबाज के लिए सही सजा थी, वही सबूत ह्यू को भी फंसा गया
और उस पर हथकड़ी डाल दी गई। उसके पास अब कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इंश्योरेंस कंपनी की प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। TCI ने इतना बड़ा केस सुलझाया कि पुलिस सुपरिटेंडेंट को खुद आकर चीफ जॉन को बैज लौटाना पड़ा और पूरी टीम की काबिलियत को स्वीकार करना पड़ा। अब उनकी पहचान पकड़ पकी हो चुकी थी। उधर यान हो उस लड़की से मिलने गया जिसे उसने 10 साल पहले गलती से गाड़ी सिटर मारी थी। यान हो को पता चला कि लड़की के परिवार ने तो बहुत पहले ही उसे माफ कर दिया था। उसे माफ कर दिया था। उसने कहा, मैं अब अपनी ये नौकरी छोड़कर पुरानी वाली जॉब फिर से करना चाहता हूँ। मिस्टर किम हैरान रह गया। 1 साल बाद TCI फिर से अपने फेवरेट बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जमा थी। वहीं यान हो भी वीकेंड पर दिखा। मीन उसे मिलने गई। तभी नया चीफ जॉन्ग भी आ गया और सबको चौंका दिया जब पता चला कि यान हो अब टीम का नया सदस्य है। यान हो को वही काम मिल गया जो वो हमेशा से करना चाहता था। अब वापस हकीकत में एक रात एक कार तेज रफ्तार से सुनसान टनल में जा रही थी और दीवार से टकरा गई। अगले दिन TCI को इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिली। जब वो मौके पर पहुंचे तो पता चला कार में सुपरिटेंडेंट और यान हो थे। यान हो की साइकिल सुपरिटेंडेंट की कार से टकरा गई। सुपरिटेंडेंट गुस्से में था और बोला, कोई पुलिस वाली इस केस को देखे। लेकिन जब मीन ने अपनी एनालिसिस दी तो गलती सुपरिटेंडेंट की निकली। वो थोड़ी शर्मिंदा हंसी के साथ मीन से बोला, अब तो मेरी गलती 0.5% और बढ़ गई। तभी यान होने बात संभालनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट था जिसने गाड़ी उल्टी चलाते हुए मुझे टक्कर मार दी, तो उसका कसूर 8% और मेरा सिर्फ 1.5% था। जैसे ही उसने ये कहा तुरंत पुलिस को कॉल कर दी और सबके लिए सिर दर्द बन गया। कुछ देर बाद TCI को टनल में हुए हादसे की खबर मिली। वो मौके पर पहुंचे। गाड़ी अब भी वहीं थी। ड्राइवर डर गया और बोला, कल रात एक औरत सफेद कपड़ों में सामने आ गई, इसलिए मुझे गाड़ी घुमा के बचाना पड़ा। उसका नशे में चेहरा देखकर सब समझ गए। उसको घसीटकर बाहर निकाला और ब्रेथ टेस्ट करवाया। यानो को कुछ अजीब लगा तो उसने टनल के पास लगे पौधों पर ध्यान दिया। थाने में सुपरिटेंडेंट अब भी यानो पर गुस्सा कर रहा था। तभी साथियों ने बताया, ये डायरेक्टर का बेटा है, ज्यादा मत उलझो, उल्टा इसका दोस्त बन जा। ये सुनते ही उसके माथे पर बल आ गया। उसने TCI टीम को डिनर पर बुलाया और यानो के बगल में बैठने की कोशिश की, लेकिन यानो एकदम ठंडा रहा। सुपरिटेंडेंट ने उसे ड्रिंक ऑफर की पर यानो ने ग्लास ढक दिया। सुपरिटेंडेंट बातें करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यानो चुप ही रहा। उसने मांस भी ऑफर किया, लेकिन यानो ने नहीं खाया। TCI समझ गया कि वो यानो से घुलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने चुपचाप चीयर्स कर लिया। पार्टी खत्म होने के बाद सब निकल गए, लेकिन सुपरिटेंडेंट जाते जाते यानो को गले लगाने पर अड़ गया। अब यानो और मिन वो कार में वापस जा रहे थे। मिन ने पूछा, तूने मीट क्यों नहीं खाया? तो यानो बोला, वो मीट नहीं, सिर्फ चर्बी थी। जैसे ही वो लोग टनल में पहुंचे, एक लड़की सफेद कपड़ों में अचानक सामने आ गई। वो डर गया, जोर से ब्रेक मारा और साइड में गाड़ी घुमा दी। दोनों कांपते हुए बाहर निकले, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। यानो ने नोटिस किया, यही वो जगह है जहाँ बुजुर्ग ने आत्मा देखने की बात की। उन्होंने CCTV चेक किया। सफेद कपड़ों वाली लड़की साफ दिख रही थी। यानो ने पुराने हादसों की लिस्ट निकाली। ये कोई आम केस नहीं था। फिर यानो वो वापस टनल गए और आसपास के लोगों से बात की। पता चला टनल के सामने वाली जमीन पहले कब्रिस्तान थी। कुछ खबरें बिना नाम की थी, तो उन्हें बुलडोज कर दिया गया। अब वहाँ मकान, पुल और नाली बन गए हैं, इसलिए यहाँ इतने हादसे हो रहे हैं। लोगों को अब अजीब नहीं लगा। उधर यानो और यिंग पुराने आदमी के पास पहुंचे। डैशेमंग ने, वो पूरा डर गया और बोला, गाड़ी का स्टीयरिंग खुद घूमने लगा था, मेरे बस में नहीं था। वो लोग शक कर रहे थे, लेकिन जब पहाड़ी पर खड़े होकर टनल को देखा तो समझ आया हर गाड़ी उस मोड़ पर कंट्रोल खो देती है। टीम ये अजीब केस लेकर एक तांत्रिक शामन के पास गई। उसने वीडियो पर हाथ रखा, घंटी हिलाई, कुछ मंत्र पढ़े और फिर मोतियों की माला फेंकी। उसने कहा, वो लड़की आत्मा है। यानो इन बातों पर यकीन नहीं करता तो चला गया। थाने जाकर बोला, टनल का रास्ता छोटा और फिसलन भरा है, इसलिए गाड़ियां फिसलती है। उसका मानना है सफेद लड़की वाला ड्रामा कोई बना हुआ खेल है। यानो और टीम ने रोड की क्वालिटी चेक की और पाया कि हादसे वाकई रोड की वजह से हो रहे हैं। खासकर बारिश में सड़क और भी खतरनाक हो जाती है। मिन ने टनल के बाहर जाल बिछाया। वो नकली भूत को पकड़ना चाहती थी। वो कार में बैठकर इंतजार करती रही। अचानक सफेद साया फिर से सामने आया और धीरे धीरे कार के पास आने लगा, लेकिन जैसे ही देखा वो यानो था। उसने बताया, टनल के पास के पेड़ सूख चुके हैं, बाकी जगह के नहीं। आधी रात होते होते सफेद साया फिर सामने आ गया। सबकी सांसें थम गई। वो साया मुड़कर उन्हें देखने लगा। सारा तब पता चला ये इंसान है। वो लोग तुरंत गाड़ी से निकले और पकड़ने दौड़े। वो नकली भूत भागने लगी, सब उसके पीछे दौड़े। वो संकरी गलियों से होती हुई जंगल की तरफ भागी। टीम बनकर सुराग ढूंढने लगी। यानो अकेला था, लेकिन डरा नहीं। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो चौंक गया, पर वो मिन थी। दोनों झाड़ियों में छुपकर देखने लगे। तभी वो लड़की उन्हें देख लेती है और फिर भाग जाती है। पीछा करते करते वो लोग एक नर्सिंग होम पहुंच गए। स्टाफ से पूछा, क्या कोई मरीज है जो सफेद कपड़े पहनती है और घूमती रहती है? स्टाफ ने जवाब दिया, हाँ, सेंटर की मिसेज कांग अक्सर सफेद कपड़े पहनती है। एक औरत रात में चुपचाप उठती है और पुराने कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाती है। उसे अपने मर चुके पति की तलाश है। नर्स को दोबारा उसके कमरे में भेजा गया, लेकिन जो जवाब आया उसने सबको सन्न कर दिया। वो औरत तो 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि टनल में
जो पहली दुर्घटना हुई थी वो इसी महिला को देखकर हुई थी। ड्राइवर ने उसे सफेद कपड़ों में देखा और उसे भूत समझ लिया। असल में वो ही पहली शिकार थी। जब ड्राइवर की फोटो देखी गई तो सब समझ गए वो आदमी तो उसी टनल में टो ट्रक चला रहा था। मतलब उसी दिन से उसने फर्जी एक्सीडेंट करवाना शुरू कर दिया ताकि टो ट्रक के धंधे से पैसे बना सके। बाद में ये भी पता चला कि वो बाकियों को मार पीट कर बाहर कर देता था ताकि अकेला ही धंधा चला सके। किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक गैंग का हिस्सा था जो जोर जबरदस्ती करता था। इस गैंग के 3 बड़े खिलाड़ी थे, वही टो ट्रक वाला, एक पीली शर्ट वाला आदमी और एक चश्मे वाला डीलर। ये लोग एक्सीडेंट का नाटक करके इंश्योरेंस क्लेम लेते और फिर उसी पैसे से जुआ खेलते। पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। उसी बीच यानहो ने सुपरिटेंडेंट की शिकायत की कि उसने पब्लिक पार्किंग को कब्जा कर लिया है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने गुस्सा नहीं किया बल्कि खुद ही पार्किंग हटवा दी ताकि यानहो को वो अच्छा लगे। टीम की दौड़कियां सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुपरिटेंडेंट खुद ही उलझ गया जब उसने यानहो के पापा से दोस्ती कर ली। सुपरिटेंडेंट ने हम तक कह दिया कि वो यानहो के बेटे से भी अच्छे से पेश आएगा। ये सुनकर डायरेक्टर घबरा गया और फौरन अपने बेटे को कॉल किया जो कि इत्तेफाक से यानहो ही निकला और विदेश मंत्रालय में काम करता था। उसे लगा कि ये सुपरिटेंडेंट कोई और है, जिससे सुपरिटेंडेंट थोड़ा जन वापस टीम में जांच शुरू हुई और अब टीम ने उस वर्कशॉप के मालिक पर ध्यान दिया जहाँ सारे एक्सीडेंट की गाड़ियां जाती थी। यहाँ से पता चला कि वो लोग बिग बॉस के साथ मिलकर काम कर रहे थे जो रेंटल कार का धंधा भी चलाता था। जब तक गाड़ी रिपेयर होती वो बिग बॉस किराए की गाड़ी देता, लेकिन फिर किराएदारों को परेशान किया जाता, खुद ही गाड़ी पर स्क्रैच डालते और फिर उनसे पैसे मांगते। लोगों को टोइंग, रिपेयर, किराया और स्क्रैच सबका पैसा देना पड़ता। मीन ने खुद को शिकार बनाने की प्लानिंग की। उसने और यानहो ने बिग बॉस से एक पुरानी गाड़ी खरीदी। गाड़ी इतनी घटिया थी कि देखकर ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसी दिन बारिश भी शुरू हो गई जो उनके लिए अच्छा था। शाम को मीन ने जानबूझकर अपनी गाड़ी कूड़ेदान में ठोक दी ताकि टो ट्रक वाले उससे निशाना बनाए। दूसरी तरफ कोई झाड़ियों में छिपकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। वर्कशॉप मैप में छत पर बैठा फोटो खींच रहा था जहाँ टो ट्रक वाला घुस ले रहा था। अंदर मीन को नए पार्ट्स बेचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मीन ने कहा कि उसे गाड़ी का बाड़ में डालनी है। इससे मिस्टर ली चिढ़ गया। वो बाहर आया और मीन को रेंटल कार वाली जगह ले गया। वहाँ यानहो उसका इंतजार कर रहा था। ली को पता कि अगर गाड़ी रिपेयर नहीं हुई तो उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन बिग बॉस पैसे बांटना नहीं चाहता था, इसलिए बहस हो गई। बिग बॉस ने चाकू निकाल लिया और ली डर गया। ली गुस्से में आ गया और बिग बॉस का सामान तोड़ डाला। यानहो ने देखा कि वहाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट से भरे बैग थे। वो सोच में पड़ गया ये क्यों रखा है। तभी बिग बॉस ने उसे देख लिया। यानहो घबरा गया, लेकिन तभी मीन आई और उसका हाथ पकड़कर बोली ये मेरा पति है और उसे लेकर वहाँ से निकल गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मीन ने देखा कि सब कर्मचारियों के हाथ जले हुए थे। यानहो की जांच और मीन की बातों से सब क्लियर हो गया। ये लोग टनल में पानी की बौछार करके रोड स्लिपरी बना देते, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते और एक्सीडेंट आसान हो जाते। फिर एक आदमी सफेद कपड़ों में भूत बनकर टनल में छुपा होता था, लेकिन उस दिन मीन अपनी गाड़ी लेकर पहुंची और बड़ी चालाकी से गाड़ी घुमाकर सीधा उसे भूत की ओर बढ़ी। वो भाग नहीं पाया और मीन ने उसे पकड़ लिया। वो ने झाड़ियों से पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया। फिर TCI टीम पहुंच गई।